सो मैम अभी जैसे प्रोविजनल आंसर की आई थी, अभी फाइनल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जैसे स्कोर काउंट किया तो उनमें यही था कि मैम इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब हमें कौन सा यूनिवर्सिटी में हमें जो है जाना चाहिए। लेकिन इस बार एनटी ने अपनी तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है कि यूनिवर्सिटी का ऑप्शन कब आएगा, क्या वो जस्ट स्कोर कार्ड के बाद आ जाएगा या फिर जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके बाद आएगा। ही जेएनयू में अगर मैं करूँ तो जूलॉजी बॉटनी तो नहीं है, लेकिन लाइफ साइंस का रिकॉर्ड जरूर है। तो उस टाइम पे 240 हाईएस्ट गया था, तो जेएनयू में हर एक कैटेगरी में 200 प्लस ही रहा, चाहे राउंड 1 हो 3 हो 4 हो, सब में जो है 200 प्लस स्कोर रहा है। लेकिन के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग के लो मार्क्स हैं या फिर कितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्क्स पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए। साथ ही साथ हम पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आप लोगों का कब जो है शो करने लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीयूडी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल से सेशन के अंदर। और मैं आंचल, आप सभी की जूलॉजी, लाइफ साइंस एंड बॉटनी एजुकेटर। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एक और मैम हैं जो कि है स्वाति मैम। मैं चाहूँगी कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस पॉडकास्ट। तो पहले भी हम ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुके हैं और उसके अलावा भी आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो अगर मैं अपने बारे में बात करना चाहूँ तो माई सेल्फ स्वाति यादव और मैं आप सभी को 24/7 के चैनल पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। सो मैम अभी जैसे प्रोविजनल आंसर की आई थी, अभी फाइनल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जैसे स्कोर काउंट किया तो उनमें यही था कि मैम इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब हमें कौन सा यूनिवर्सिटी में हमें जो है जाना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि इस बार फॉर्म के अंदर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आया। तो अभी उनके अंदर जो है क्वेश्चन कि ये कब आएगा, प्रेफरेंस कब आएगी, तो फिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो क्या डिले होगा या फिर काउंसलिंग के साथ स्टार्ट होगा, कैसे रहने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट में मेनली इसी चीज़ के बारे में है। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग के लो मार्क्स हैं या फिर कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्क्स पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए। साथ ही साथ हम पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आप लोगों का कब जो है शो करने लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग में हम लोग किससे शुरुआत करेंगे आज? तो मैम पहले तो हम एक बार बता देते हैं कि हम लोग आज ना सिर्फ जेएनयू और बीएचयू इन दोनों के बारे में बात करेंगे और कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में हम बता देंगे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अगर उनके इतने मार्क्स हैं तो क्या वो जेएनयू और बीएचयू में कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बता दो मैम कि इस बार फॉर्म में नहीं आया तो कब आएगा फिर। देखो मैम, जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन है वो लास्ट टाइम जो था वो एप्लीकेशन फॉर्म में आ चुका था, लेकिन इस बार एनटी ने अपनी तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है कि यूनिवर्सिटी का ऑप्शन कब आएगा, क्या वो जस्ट स्कोर कार्ड के बाद आ जाएगा या फिर जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके बाद आएगा। तो जितना मुझे अभी लगता है, आपका जब स्कोर कार्ड एक बार आप डाउनलोड कर सकते हो तो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद शायद आपके पोर्टल पे ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दे दोगे तभी यूनिवर्सिटीज़ इनवाइट करेंगी आप सभी के एप्लीकेशन को। तो एक प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी यही है कि एक बार इनका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो स्कोर कार्ड आ जाने के बाद जो एनटीए है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से आप लोगों ने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है वहीं पे हो सकता है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उसको दे। लेकिन वो मैम सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं, लो मार्क्स वाले टॉप यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दे देते हैं और फिर उनको वो एडमिशन मिलता नहीं है। तो मैम ऐसा बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दे पाए? मैम सबसे पहली बात, अभी का तो हमारे पास डेटा नहीं है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं हर सब्जेक्ट में। तो हम 2024 के बेसिस पर थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे, सारी कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कुछ टॉप कोर्सेज की जिनकी क्वेरी सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पे आती है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके उन्हें बता देंगे कि आप इसमें जो है ट्राई कर सकते हो। तो मैम यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है वो रिजल्ट के बाद आएगा, तो मतलब फिर उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मे बी, है ना? बिल्कुल सही। तो मैम देखो, अगर बच्चे बोलें कि मैम आपको कैसे पता है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन स्कोर कार्ड के बाद ही आएगा, तो देखो अभी तक तो आया है नहीं। तो एक बार पोर्टल जब शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रेफरेंस ही नहीं दी है तो आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हो? अगर आपको पता होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देनी है उसके अकॉर्डिंग तो उसी के पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्टर करोगे। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा वही है कि जस्ट स्कोर कार्ड के बाद आपका जो है प्रेफरेंस वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस दे देने के बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। और मैम काउंसलिंग का भी प्रोसेस जो है रिजल्ट के 10 से 15 दिन के बाद ही जो है हर किसी यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है आने लगता है। तो अब मैम एक बात और है कि जैसे फॉर्म निकला था
इतना ज़्यादा इस बार फीस भी बढ़ा दिया। फिर उसके बाद जब आंसर की निकली तो उसको चैलेंज करने के भी एक क्वेश्चन के 200 रुपीज़ लिए। अब जो है, अब हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आप काउंसलिंग का बच्चा रजिस्टर करेगा तो उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी, और इवन 150 से 200 300 ऐसे ही अप्रॉक्स जो है पैसे लगते हैं अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उनके काउंसलिंग में। तो ऐसे तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, सबका भरेंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, वेस्ट भी जाएगा और नॉन रिफंडेबल होता है। तो फिर अगर हम इसमें बात करें कि कुछ कुछ की किस स्टूडेंट को किस में फिल करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग पॉल साइंस वाले बच्चों को जेएनयू और बीएचयू अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो वो कौन से आप बोल सकते हो कि इतने मार्क्स पे वो कर सकते हैं? तो मैम सबसे पहली बात तो ना मनी को लेकर इस बार के एडमिशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली दफ़ा तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों का पर क्वेश्चन 200 है, और जितना डेटा अभी तक आया है न्यूज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट्स ने जो है चैलेंज किया है। बिल्कुल। तो 1 लाख के बाद भी यहाँ पे पैसों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। उसके बाद हाँ, कॉलेजेस की फीस भी है। कॉलेजेस की फीस है वो तो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा। उससे पहले काउंसलिंग जितने भी पोर्टल्स पे जाकर रजिस्टर करोगे, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना, अगर कम मार्क्स हैं जेएनयू में भी डाल देंगे, डीओ में भी डाल देंगे और बीएचयू में भी डाल देंगे, लेकिन हर एक काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस होती है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो मैम वही अप्रॉक्सीमेटली 150 से 300 के आसपास रहता है। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो अगर आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही आप यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दें और केवल उन्हीं पोर्टल्स पे जाकर के जो है रजिस्टर करिएगा। तो मैम अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो हाईएस्ट कट ऑफ था वो 255 था, लेकिन इस बार मैंने बच्चों से डेटा वगैरह भी लिया था तो कुछ ने उसमें फिल किया है 170 भी उन्होंने अपने स्कोर को फिल किया है। नाउ आई डोंट नो कि वो बच्चे कितना सच अभी बोल रहे मैम हैं। फाइनल भी बाकी है, तो कई हाँ, बार कुछ final अभी क्वेश्चंस को बाकी है। चैलेंज किया है तो मे बी चेंज हो सकता है, बिल्कुल। स्कोर ऊपर नीचे तो होगा। हाँ, तो लास्ट ईयर की बात करें तो जेएनयू में 255 वाज द हाईएस्ट, और कैटेगरीज वाइज फिर डिफरेंट हो जाता है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी तक ऑलमोस्ट आप लोगों का 220 तक 215 तक हो जाता है। वहीं अगर हम बीएचयू की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेनली आज हम जेएनयू और बीएचयू को एड्रेस करने वाले हैं, तो बीएचयू में जो हाईएस्ट कट ऑफ था, क्योंकि बीएचयू में मैम कई सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे डीएवी है और अदिति महाविद्यालय है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसके सबसे हाईएस्ट गए थे 236। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो 170 180 तक भी थी। तो वो बिल्कुल लोएस्ट किन के लिए है, जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वही आपके मार्क्स है कि 200 प्लस बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए होनी चाहिए। तो मैम ऐसे ही जेएनयू में अगर मैं बात करूँ तो जोलॉजी बॉटनी तो नहीं है, लेकिन लाइफ साइंस का पेपर कोड जरूर है। तो लास्ट टाइम भी 241 उसका हाईएस्ट गया था। तो जेएनयू में हर एक कैटेगरी में 200 प्लस ही रहा, चाहे राउंड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब में जो है 200 प्लस स्कोर रहा है। लेकिन एसटी वाले में 180 190 के अक्रॉस था, लेकिन अदरवाइज तो सबका 200 प्लस था। ऐसी मैम अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसका भी डेटा एक बार थोड़ा सा। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर की जब तक हम बात करते हैं मैम, तो सबसे पहले हम जेएनयू की बात कर लेते हैं, बिकॉज जेएनयू सब लोगों की मोस्ट प्रायोरिटी में रहता है। तो जेएनयू में लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट कट ऑफ था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो उसमें आपका 213 मार्क्स था, 213 मार्क्स। और अगर हम कैटेगरी वाइज डिफर करते हैं तो कैटेगरीज में जो लोएस्ट मार्क्स गए हुए थे वो ऑलमोस्ट आप लोगों के 200 के आसपास थे, 190 के आसपास थे, क्योंकि जेएनयू में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 180 160 तक बहुत मुश्किल ही किसी कोर्सेज में मिल पाता है। और अगर हम बीएचयू की बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो उसमें जेएनयू और बीएचयू में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला लास्ट ईयर में। जेएनयू के अलावा बीएचयू में जो हाईएस्ट थे वो अप्रॉक्सीमेटली 170 थे, 170 180। तो उसी की तरह अगर आपको जेएनयू लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो बीएचयू में बहुत लो कट ऑफ गई हाँ थी मैम, बीएचयू इंग्लिश में की, हाँ। और कई सारे और भी सब्जेक्ट्स की काफ़ी लो गई थी, एमसीए की काफ़ी लो गई, इंग्लिश की मैम काफ़ी लो गई। जोलॉजी बॉटनी में भी बीएचयू में, जैसे कि मैं बता रही हूँ जेएनयू में तो बहुत हाई गया था लाइफ साइंस में, वो बीएचयू के अंदर जो जोलॉजी बॉटनी गया था वो आपका, अगर मैं बात करूँ जोलॉजी की, तो 160 170 प्लस में जनरल कैटेगरी को भी मिल गया था। तो मतलब ये मान लो कि जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले हैं उनको मतलब 120 प्लस भी अगर उनके मार्क्स है तो उन्हें बीएचयू मिल गया था। बॉटनी की थोड़ी सी हाई थी, बॉटनी में जनरल कैटेगरी में 170 180 ऐसे ही प्लस में रहा था। और एमसीए में भी अगर जेएनयू की बात करें तो उसके अंदर 200 प्लस रहा, लेकिन एसटी है और ईडब्ल्यूएस है उनका थोड़ा सा कम रह गया था।
अदरवाइज सबका 200 प्लस ही रहा था हमेशा तो उसके जैसे अंदर। जभी भी मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बच्चों को दिमाग में आता है, वो समझ के बैठ जाते हैं कि 200 प्लस ही होनी चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगा, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही डेटा जो आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल है, जिसको बच्चे देखते ही नहीं है कभी। तो जैसे अभी आपने एमसीए बताया है, तो एमसीए में अगर मैं लीस्ट कट ऑफ की बात करूँ जेएनयू में, तो वो मैम बहुत ही ज़्यादा कम थी, 120 130 पे मिला हाँ, हुआ था। वो बिल्कुल। बीएचयू में तो 97 पे भी मिला हुआ था। तो मतलब अगर आप 100 प्लस स्कोर कर और पा अभी रहे हो, मैम बीएचयू में C1 C2 कैटेगरी है। C1 में थोड़ा सा हाई है क्योंकि वो नॉन बीएचयू की है, लेकिन C2 कैटेगरी वाले में क्योंकि वो बीएचयू कोटा लगता है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा और लो हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको हाईएस्ट ही चाहिए, आगे के राउंड में बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैम इवन ऐसे ही स्पॉट राउंड भी होता है, उसके अंदर क्या कंडीशन रहती है स्पॉट तो राउंड मैम में? स्पॉट राउंड्स उनके लिए होता है, जैसे मान लो कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 आई है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 में जिन बच्चों को उनके स्कोर के अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाते हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का। तो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि सीट एक्सेप्ट भी करनी होती है, तब मिलती है। तो जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो भूल जाते हैं प्रोसेस में, तो वो वाले सीट्स खाली रह जाते हैं। तो स्पॉट राउंड्स में उनके लिए एडमिशन निकाला जाता है जिन सीट्स को ऑलरेडी पहले नहीं फिल किया गया था। उसके साथ ही आपने अभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की बात करी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को अभी नहीं भी पता हो सकता है इसके बारे में। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि बीएचयू में 3 प्रकार की कैटेगरीज में एडमिशन होता है ना? तो कैटेगरी 1 में वो आते हैं मैम जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हो, ग्रेजुएशन आपने ड्यू से करी, जेएनयू या किसी अदर यूनिवर्सिटी से करी है। कैटेगरी 2 में वो आते हैं जिनका बीए जो है वो ऑलरेडी बीएचयू से ही है। तो कैटेगरी 2 की कट ऑफ थोड़ी सी कम थोड़ी जाती सी है। उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और मैम वहीं पे एक पेड सीट नाम का कोर्स भी है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो पेड सीट के अंदर मैम कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके कुछ मार्क्स से आप ऊपर नीचे रह गए हो लिस्ट से, तो आप एक्स्ट्रा फीस देकर अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हो अगर और एक सीट लीगल अवेलेबल है तरीका तो। है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्वत आप दे रहे हो, वो एक लीगल तरीका है। और काफी बच्चों को लगता है कि अच्छा 150 है हमारे, लेकिन मैम अगर किसी में 200 प्लस गई है तो हम पेड सीट के लिए भी तैयार हैं। तो कट ऑफ देखनी बहुत जरूरी है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, एक मार्क्स के डिफरेंस से भी पेड सीट का कट ऑफ आता है। मान लो जैसे आपके 196 हैं और कट ऑफ गई है 200 पे या फिर 198 पे, तब आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हो। तो मैम अप्रॉक्सीमेटली अगर फीस की बात करें कि एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा में जैसे कि अगर एक कोर्स की फीस 15,000 है तो आपको 5-6 हज़ार कुछ ऐसे मतलब ऊपर देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेड सीट का मतलब ही यही है कि या तो आप पे कर दो या फिर मत लो। तो मैम उसमें भी ना सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है, जैसे किसी में 6,000 एक्स्ट्रा देने हैं, किसी में 15,000, और कुछ कोर्सेज तो मैंने देखे जिसमें 30,000 तक आप लोगों को डिमांड पर बेस करता है कि उस कोर्स की डिमांड कितनी है, तो उसके ज्यादातर जो according। प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, जैसे एमबीए वगैरह है, उन सब में ना बहुत ज्यादा है, उनमें 30,000 तक। तो इसका मतलब वो नहीं है सिर्फ उतना ही देना है, जो ऑलरेडी कोर्स का फीस है वो तो देना ही देना वो है। तो देना ही है। तो मैम बीएचयू की तो हमने काफी बात कर ली, थोड़ा सा जेएनयू के बारे में बताओ। जेएनयू में मैम डेप्रीवेशन पॉइंट एक बहुत है, उसमें बच्चों की एक होप हो जाती है कि हाँ डेप्रीवेशन पॉइंट है तो शायद जो है स्कोर बढ़ जाए। तो वो डेप्रीवेशन पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है? मैम देखो, डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, जो डिप्राइव्ड एरिया से होते हैं, मतलब थोड़े ऐसे एरियाज जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो जेएनयू कोशिश करता है कि इंडिया से उन एरिया से बच्चों को एडमिशन दिया जाए या फिर एजुकेशन का मौका मिले टॉप यूनिवर्सिटी में, जो थोड़े लो एरिया से आते हैं। तो डेप्रीवेशन का मतलब यह है मैम वहाँ पे उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाती, तो उसमें उन्होंने क्वार्टाइल बना रखे हैं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2। तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर आपने अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन इस पर्टिकुलर क्वार्टाइल से करिए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसमें जो हाईएस्ट क्वार्टाइल का नंबर है वो सिर्फ 12 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। लेकिन मैम गर्ल्स को तो सबको मिलते हैं, तो गर्ल्स को कितने मिलते हैं? गर्ल्स का मैम जो डेप्रीवेशन पॉइंट का रहता है वो 5% रहता है कि फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 5% मिलता है। हाँ, तो ट्रांसजेंडर को भी मिलता है और फीमेल को भी मिलता है। तो जैसे दिल्ली वाली गर्ल्स बोलते हैं कि मैम डिप्राइव्ड एरिया में तो हम लोग नहीं आते हैं, तो अब हम कैसे मिलेंगे? लेकिन सारी फीमेल्स को, जितनी भी फीमेल्स जेएनयू में अप्लाई कर रही हैं, उन सबको 5 मिलेगा ही मिलेगा। बॉयज़ जो हैं उनको क्वार्टाइल से होना कंपल्सरी है, 1 या फिर 2 क्वार्टाइल से आपको होना ही होना चाहिए। तो मैम ये हो गई जेएनयू और बीएचयू की बात। तो आई थिंक इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो एक बार ब्रीफ में उनको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। वैसे हमने उन्हें बता दिए हैं, हाँ, है पहले ना, भी बहुत बताया सारे था। सर्टिफिकेट्स एंड ये सब बता दिए हैं कि बच्चे जो है अभी से प्रिपेयर करके रख लें। अलग से वीडियोस भी उनको दे दिए माइग्रेशन की, गैप की। फिर भी एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं।
तो मैम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बेसिक वाले तो हैं ही जो आपके एजुकेशन को दिखाते हैं, जैसे कि 12th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, 10th-12th के बाद ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास अभी आपका फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है, तो जो भी आपके पास लास्ट सेमेस्टर का अवेलेबल मार्कशीट है वो लगाना है, क्योंकि डिग्री तो अभी नहीं मिलेगी। डिग्री मिलेगी आपको 1.5 से 2 साल के बाद। उसके अलावा माइग्रेशन मैम सबको नहीं चाहिए होता, माइग्रेशन सिर्फ उनको चाहिए जो यूनिवर्सिटी को स्विच कर रहे हैं। स्विच कर रहे हैं। और गैप ईयर सर्टिफिकेट आपने ऑलरेडी बच्चों को हाँ। बताया भी था। तो मैम गैप ईयर अप्लाई बच्चों को कहाँ करना होता है? गैप ईयर हर एक उसका अलग अलग होता है, कोई कोई अपना अलग अलग फॉर्मेट में भी देता है। अगर नहीं भी गिवन है यूनिवर्सिटी में तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जाओ, लॉयर को बोल दो, वो आपको टाइप करके पूरा फॉर्मेट में दे देता है, स्टैम्प वगैरह लगाकर। जस्ट 1 से 2 दिन का प्रोसेस है, वो हो जाता है, वो जाके सबमिट कर दो। लेकिन वो भी चेक करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी को चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। जैसे अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें ना गैप ईयर का मार्क्स कटते हैं। जैसे अगर 1 साल का गैप है तो 5% मार्क्स कटेगा, और अगर 2 साल का गैप है तो 10%, और अगर फिर 3 या उससे ज़्यादा है तो फिर 15%। मतलब 15% लास्ट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसमें गैप ईयर का कटता है, लेकिन बाकी किसी में नहीं कटता। तो वो यूनिवर्सिटी चेक करना पड़ेगा। तो वहीं अगर हम अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी से जो भी लोग आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। और सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, अप्रैल 1 के बाद का होना चाहिए। तो मैम इनके पास ऑलरेडी जो सर्टिफिकेट अभी होगा वो पहले वाला होगा जो यूजी के समय लगाया था। हाँ। तो अभी आप लोग अप्लाई करके रख लो, और अप्लाई के बाद एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को आप तब तक जो है अपलोड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही नया बन जाएगा वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो भी आपको मिल चुका है उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजर्व कैटेगरी काउंट नहीं होता है। तो मैम जेएनयू और बीएचयू में हमने मार्क्स बच्चों को बता दिए हैं। अगर उनके उससे कम है तो आप लोग ट्राई करना कि आप अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके ट्राई करो, क्योंकि जेएनयू और बीएचयू का हमने आपको एक्सपेक्टेड जो है बता दिया है। तो हम इसके आगे कुछ जेएनयू बीएचयू के बारे में कुछ स्पेशल। मैम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू बीएचयू में सबसे बेहतरीन जो बात है वो है उनका कैंपस। मतलब बीएचयू और जेएनयू का कैंपस जैसा कहीं नहीं है। डीयू का भी अच्छा है, बट डीयू में इतनी हरियाली आपको नहीं मिलेगी जितनी जेएनयू और बीएचयू में मिलती है। और जेएनयू फेमस है अपने नारों के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। तो मतलब जेएनयू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अपनी विचारधाराओं को, अपनी आइडियाज को सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो वैसे ही अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए और प्योरिटी के लिए इतनी ज़्यादा खास जानी जाती है। मतलब स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होने मिल जाए चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा पैसे देने को, बिल्कुल। अपने कुछ भी करने को तैयार है, पेड हाँ। सीट भी ले लेंगे फिर। जैसे वो भगवान की पूजा करते हैं ना कि भगवान आज बस पास करा देना। बिल्कुल। तो कुछ ना कई बार ये कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी ज़रूरी होती हैं ताकि उनको वो इमेजिन कर सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कभी विजिट ही नहीं किया है। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए टूर भी लाने का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, जहाँ तक हम लोग जा पाएंगे वहाँ तक। सारी यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ये लोग उसको इमेजिन कर सकें और सोचें कि जाना है तो बस यही। इसके अलावा मैम जो भी इनकी क्वेरीज है, मुझे लगता है और कई सारी क्वेरीज होंगी जो हमने नहीं और एड्रेस एक मैम करी होंगी। बहुत कॉमन है कि अगर 100 से भी कम मार्क्स हैं तो फिर आप लोग जो है अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ट्राई कर सकते हो। केरला, जम्मू कश्मीर, इन सब की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जाओ, इनमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि क्या क्या कट ऑफ लास्ट टाइम रही थी, अकॉर्डिंगली उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी है। तो आई थिंक मैम हम लोगों ने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है जेएनयू बीएचयू के बारे में दे दी है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी कमेंट, मतलब कोई भी क्वेरी रह जाती है अबाउट जेएनयू या बीएचयू, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो कमेंट में लिख सकते हैं कि इसके अलावा भी अगर किसी यूनिवर्सिटी को लेकर के आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है या फिर काउंसलिंग प्रोसेस में या कुछ भी अदर क्वेरी है, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स के थ्रू या फिर रिप्लाई के थ्रू। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक।